तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मा ये एक गरीब लड़का, जिसके घर लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। परिवार को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। ना पैरों में चप्पल थी और ना ही सर पर पक्की छत। बस था तो आसमान में उड़ने का सपना, जिसे उसने समंदर के किनारे बैठकर देखा था। इसी सपने को हकीकत में बनाने के लिए वो रोज सुबह 4 बजे उठकर मीलों पैदल चलकर पास वाले गांव में फ्री की ट्यूशन लेने जाता था और वापस आकर परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए पूरे गांव में अखबार बांटता था। रात के समय पूरे गांव में जहां रोशनी दिख जाए वहां चुपचाप पढ़ने बैठ जाता था। उसी लड़के ने आगे चलकर भारत को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, परमाणु महाशक्ति बना दिया और खुद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महानायक बन गया। हम जिस महान शख्सियत की बात कर रहे हैं, उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं, बल्कि उनका नाम सोचने मात्र से मेरे तो रोंगटे खड़े होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। एक ऐसी शख्सियत जिसके 0 हेटर्स थे, जिनके मुंह से निकला हर एक शब्द आज के युवा के लिए सबसे बड़ी सीख थी और जिनका पूरी दुनिया इतना सम्मान करती थी ना कि 26 मई 2005 को जब कलाम साहब ने स्विट्जरलैंड में कदम रखा ना, तो उनके सम्मान में वहां की गवर्नमेंट ने उस दिन को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से कमरे से निकलकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर इतना मुश्किल था कि कोई आम आदमी बीच में ही दम तोड़ दिया। इनफैक्ट कलाम साहब ने भी एक बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। आज हम सर एपीजे अब्दुल कलाम जी की इसी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देगी। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड में रहने वाले एक गरीब परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म होता है। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाते थे, जिससे उनकी फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। एक छोटे से कमरे वाले घर में कलाम अपने 4 भाई बहन और माता पिता के साथ रहते थे और शाम होते ही उनके घर घना अंधेरा छा जाता था। बस जो हल्की सी रोशनी आती थी वो होती थी चांद की रोशनी, और कभी कभार लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदा जाता था, जिसका भरपूर इस्तेमाल वो रात में पढ़ाई के लिए किया करते थे। और उनके माता पिता भी खुद अंधेरे में बैठकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए लालटेन दे देते थे। कलाम साहब को पढ़ाई का इतना शौक था कि 8 साल की उम्र में जब उन्हें पता चला कि उनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक ऐसे टीचर थे जो 5 साल के बच्चों को फ्री में गणित पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एक नियम था कि वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो नहा कर आएंगे। तभी 8 साल के कलाम ने ठान लिया कि वो मैथ्स तो सीख कर रहेंगे। ऐसे में ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश, वो हर सुबह ठंडे पानी से नहाकर और तैयार होकर मास्टर जी के पास पढ़ने चले जाते थे। इसी बीच इस बच्चे के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत का भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिख दिया। दरअसल कई बार कलाम अपने पिता का हाथ बटाने जाते थे और घंटों तक समंदर किनारे बैठकर आसमान को निहारते रहते थे। इसी तरह एक दिन उन्होंने खुले आसमान में उड़ रहे पंछियों को देखकर पायलट बनने का सपना देखा। वो कहते थे कि सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें देखना शुरू करते हैं, लेकिन इस सपने की राह में इतने कांटे बिछे थे कि आगे बढ़ते हुए उनके पैर ही छिल गए, जिसमें सबसे बड़ा कांटा था आर्थिक तंगी। 10 साल की उम्र में कलाम साहब समझ गए थे कि उन्हें अपने परिवार का हाथ बटाने की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने अखबार बांटना शुरू कर दिया। कलाम साहब हर सुबह अपनी साइकिल पर रेलवे स्टेशन जाते, वहां से दीना मनी नाम के अखबार कलेक्ट करते और पूरे गांव के घर घर में अखबार पहुंचाते। इस दौरान भी वो चलते चलते पूरा अखबार पढ़ लेते थे। वहीं वो अपनी दोपहर मनिकम की लाइब्रेरी में बिताते और ज्ञान की खोज में किताबों, पुराने अखबारों और लिटरेचर के पन्ने पलटते रहते। कलाम साहब कहते थे, हमेशा बड़े सपने देखो, क्योंकि छोटे सपने देखना अपराध है। लेकिन उनका सपना पूरा करने में वो हार गए। दरअसल हुआ ये कि कलाम साहब के परिवार में हर कोई चाहता था कि वो अपना फाइटर पायलट बनने का सपना पूरा करे। इसीलिए 1951 में उन्हें सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए उनकी बड़ी बहन ने अपने सोने के कंगन गिरवी रख दिए
कलाम साहब ने भी पूरी मेहनत से पढ़ाई की और यहाँ से फिजिक्स में डिग्री लेकर वो 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने पहुंचे, जहां वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मगर समय बीता जा रहा था और प्रोजेक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जो देखकर एक बार कॉलेज के डीन काफी गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने गुस्से में अब्दुल कलाम जी से कहा कि अगर तुमने 3 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। जिससे वो इतना घबरा गए कि अगले 3 दिन तक उन्होंने बिना रात की नींद दिए दिन रात उस प्रोजेक्ट पर काम किया और उसे कंप्लीट कर दिया। जो देख डीन काफी खुश हुए और उन्होंने कलाम से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वो काबिलियत है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहन करने की क्षमता है या फिर नहीं। और इसी घटना से उन्हें काफी आत्मविश्वास मिला। मगर वो कहते हैं ना, सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कोई महान ना बन पाता, और उन्हें महान बनाने के लिए ही कुदरत ने उन्हें ऐसी पटकनी दी जिससे किसी भी आम इंसान की कमर टूट जाए। जी हाँ, उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम दे दिए और इंटरव्यू देने देहरादून चले गए। लेकिन बदकिस्मती से वायुसेना में सिर्फ 8 वैकेंसीज थी और कलाम साहब को 9th रैंक मिला और वो अपने सपने को हकीकत बनाने में फेल हो गए। उस वक्त वो नौजवान अपनी आंखों के सामने हर उम्मीद को टूटते हुए देख रहा था। दुख, दर्द और पीड़ा इतनी थी कि उन्हें अपनी जान लेने तक के ख्याल आए। उस वक्त वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में चले गए और एक दिन वो गंगा किनारे टहल रहे थे। उस वक्त उनके दिमाग में नदी में कूदने के ख्याल भी घूम रहे थे। मगर तभी उन पर स्वामी शिवानंद की नजर पड़ी। उन्होंने कलाम के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? तो सुनकर कलाम की आंखें भर आईं और उन्होंने स्वामी जी को पूरी बात बताई कि मेरी बहन ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने गहने गिरवी रखे थे, लेकिन मैं फेल हो गया। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं क्या करूं। तब स्वामी जी ने उन्हें कहा कि बेटा तू असफल नहीं हुआ है, ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए इससे भी कुछ बड़ा सोच कर रखा है, इसीलिए उदास मत हो, वापस जा और कुछ नया करने की कोशिश कर, क्योंकि जीवन में हर रोज सूरज निकलता है और नया सवेरा होता है। स्वामी जी की इस बात से अब्दुल कलाम सर को काफी हिम्मत मिली और उन्होंने वापस आकर DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। लेकिन यहाँ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करके वो खुश नहीं थे। इसी बीच उनकी मुलाकात विक्रम साराभाई से हुई, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम की काबिलियत से खुश होकर उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिया और इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च यानी कि इनकोस्पार में ट्रांसफर मिल गया, जहां उनका पहला मिशन था भारत के पहले रॉकेट की उड़ान भरना। लेकिन शुरुआत स्टेज में होने के कारण इनकोस्पार के पास ना तो कोई वर्कशॉप थी और ना ही कोई ऑफिस। हर चीज कठिन लग रही थी। तभी कलाम साहब ने अपनी टीम से कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए और किसी भी चुनौती को हमें हराने का मौका भी नहीं देना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने केरल के थुम्बा गांव में एक चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया और वहां के फादर के घर को अपना ऑफिस। फिर सरकार से मिले थोड़े बहुत पैसों से उन्होंने बकायदा पूरे रॉकेट को ही बना डाला। लेकिन यहाँ पर उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। तभी उन्होंने रॉकेट के पूरे पार्ट्स को डिसमेंटल किया और सभी टुकड़ों को बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से लॉन्च पैड तक पहुंचाया। इतनी मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1963 को ये रॉकेट लॉन्च करके भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मिसाइल मैन जिन्होंने इस देश को उसकी असली ताकत दिखाई, उनका नाम मिसाइल मैन एक सक्सेसफुल नहीं बल्कि एक फेल प्रोजेक्ट से पड़ा था। जी हाँ, तो हुआ ये था कि साल 1969 में यानी कि 1969 में डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट SLV-3 के डायरेक्टर बने। मगर उस वक्त जनता को स्पेस में जाने की अहमियत पता ही नहीं थी, इसलिए लोगों ने कई सवाल उठाए और उन्हें इस मिशन के लिए काफी कम बजट मिला। मगर फिर भी सर APJ अब्दुल कलाम इस मिशन के लिए इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने अपने करियर में एक भी वीकेंड ऑफ नहीं लिया, कोई छुट्टी तक नहीं बनाई और खून पसीने से SLV-3 को तैयार किया। इसी बीच उनके पिता की मौत हो गई, लेकिन वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपनी निजी जिंदगी से ऊपर रखते हुए पूरा किया। लेकिन जब अगस्त 1979 में उनकी 10 साल की मेहनत की असली परीक्षा हुई, यानी कि रॉकेट लॉन्च हुआ, तब ये सितारों को छूने के बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा।
उस वक्त लोगों ने उन्हें काफी ताने मारे, बहुत खरी खोटी सुनाई। ऐसे में किसी भी इंसान की हिम्मत टूट सकती है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान दिया और सिर्फ 1 साल के अंदर 18 जुलाई 1980 के दिन SLV-3 रोहिणी का सक्सेसफुल लॉन्च करके उन्होंने भारत का झंडा अंतरिक्ष में लहरा दिया। जिसके बाद उन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि अग्नि और पृथ्वी के प्रोजेक्ट्स को भी सक्सेसफुली पूरा किया, जिसकी वजह से उन्हें साल 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन जिस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया वो था पोखरण 2। जी हाँ, सर अब्दुल कलाम, भारत के कुछ और महान वैज्ञानिकों और इंडियन आर्मी की टीम ने अमेरिका की सैटेलाइट की आंखों में धूल झोंककर भारत का दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इसी के साथ भारत न्यूक्लियर सुपर पावर देश बना था। आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि कलाम साहब कुछ समय के लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा में भी ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। वहां की मैनेजमेंट उन्हें देखकर इतनी इंप्रेस हो गई थी कि उन्होंने कलाम सर को नासा में जॉब ऑफर कर दी और उन्होंने कहा कि हमें आपके जैसे ही तो टैलेंट की जरूरत है और वैसे भी आपके भारत में रखा क्या। तभी अब्दुल कलाम साहब मुस्कुराए और इंडिया को स्पेस तक पहुंचाने की जिद के साथ वापस लौटे और अपनी जिद को पूरी भी किया। लेकिन फिर भी नासा का कोई भी वैज्ञानिक उनसे नफरत या जलन महसूस नहीं करता, बल्कि अब्दुल कलाम सर तो उनके भी रोल मॉडल है। इसी तरह कुछ साल बीते और फिर आया 25 जुलाई 2002 का वो ऐतिहासिक दिन जब सर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन आपको ये जानकर गर्व होगा कि उन्होंने कभी अपनी प्रेसिडेंट सैलरी नहीं ली, बल्कि उसे गरीब और पिछड़े हुए गांव में दान कर दिया ताकि वहां भी स्कूल बने और वहां बड़े सपने देखने वाले किसी बच्चे को उनके जैसा संघर्ष न करना पड़े। मगर फिर 27 जुलाई 2015 के दिन हमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन सर एपीजे अब्दुल कलाम आज भी हमारी यादों में जिंदा है और उनकी बात करते ही आंखें खुशी के आंसुओं से भर आती हैं। इसीलिए आज मेरे लिए नहीं बल्कि उनके ट्रिब्यूट में हम इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कलाम साहब की तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखिए। कुछ नहीं तो मिसाइल मैन की जय हो ये नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि संघर्ष से भरी इस कहानी से आपको काफी हिम्मत मिली।